गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग। तो पिछले वीडियो में हमने पैरामीटर के बारे में पढ़ा था कि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन किया था, ठीक है ना। यानी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो एक बार पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का मतलब समझ लेते हैं कि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होता क्या है। अब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लेता हो, क्या लेता हो? आर्ग्यूमेंट, उसी को अपन कहते हैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, ये देख लो एक बार कि कंस्ट्रक्टर होता है, ये कहता है कि इसके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है। बहुत सारे का मतलब क्या होता है कि जैसे एक क्लास बनाते हैं अपन, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात करें अपन, ठीक है ना, अभी फिलहाल तो इसके अंदर जैसे अपन एक क्लास को डिक्लेयर करते हैं या फिर क्लास बनाते हैं, तो उस क्लास के अंदर एक से ज़्यादा यानी एक से अधिक अगर कोई कंस्ट्रक्टर है तो उसको कहेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब एक से अधिक कैसे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं कि जैसे आपने पहली बार जो हमने क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर जब पब्लिक पार्ट आता है, पब्लिक पार्ट में जैसे मान लो किस नाम से हमने क्लास डिक्लेयर की थी, जैसे पॉइंट के नाम से हमने क्लास डिक्लेयर की, तो उस पॉइंट में एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं देना। अब जब अपन आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक हमने दूसरी बार जब इस क्लास को डिक्लेयर करेंगे तो जैसे पॉइंट लिखा और इसके अंदर हमने इंटीजर ए दे दिया, तो अब इंटीजर ए दिया तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, वन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है ये। फिर हमने सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे पॉइंट इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये टू आर्ग्यूमेंट वाला है, ठीक है। ये कितने, टू आर्ग्यूमेंट यानी दो आर्ग्यूमेंट वाले हो गए। तो कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर या फिर इस क्लास के अंतर्गत एक से अधिक कंस्ट्रक्टर उपयोग किए जाते हैं, तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग। तो हमने देखा जैसे पॉइंट नाम की एक क्लास डिक्लेयर की, ठीक है, किस नाम से, पॉइंट नाम की क्लास बनाई। अब इस क्लास के अंदर एक हमने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर वो किया जिसमें नो आर्ग्यूमेंट यानी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। एक हमने कंस्ट्रक्टर वो डिक्लेयर किया जिसके अंतर्गत एक आर्ग्यूमेंट है। अब एक आर्ग्यूमेंट है, जैसे मान लो इंटीजर में आपने प्राइवेट भाग में इंटीजर एक्स और वाई डिक्लेयर किया है वेरिएबल, ठीक है। तो अब जैसे अगर यहाँ पर दिया है, अब नो आर्ग्यूमेंट में तो कैसे लिखा जाएगा, कोष्टक बना के लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। अब वन आर्ग्यूमेंट में कैसे लिखेंगे, तो x इजिकल टू वाई इजिकल टू ए, यानी x भी किसकी इक्वल है, y के, और y भी वापस a के इक्वल है, तो यानी ये तीनों है वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी। और जब टू आर्ग्यूमेंट हमने डिक्लेयर किए हैं तो ऐसे लिखा जाएगा x इजिकल टू a और y इजिकल टू b, ठीक है। तो यानी ये तो हो गया जीरो आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा जाएगा, ये हो गया वन आर्ग्यूमेंट वाला, और ये हो गया टू आर्ग्यूमेंट का। अब क्लास एक ही है, किस नाम से बनाई थी, पॉइंट नाम से। तो पॉइंट नाम की क्लास के अंतर्गत हमने कितने प्रकार के आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर किए, एक तो जीरो प्रकार के आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर किया, एक वन टाइप के आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर किया, और एक टू टाइप के आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर किया। जब ये सभी टाइप के आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही क्लास के अंतर्गत जब एक से अधिक आर्ग्यूमेंट को घोषित किया जाता है या उनको लिखा जाता है तो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में यह था कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रोग्राम के अंतर्गत जो क्लास डिक्लेयर करते हैं और क्लास के अंतर्गत जब एक कोई आर्ग्यूमेंट लेता है तो उसको अपन कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर का जो सेकंड टाइप है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये अपन समझ गए कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जाता है। अब इसका एक प्रोग्राम है वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का डेफिनेशन कि ए क्लास कैन हैव मोर देन वन
कंस्ट्रक्टर, यानी क्लास के अंदर एक से अधिक कोई कंस्ट्रक्टर होता है तो इट इज नाउन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और उसी को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो देखो कि एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं और इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है, यानी क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं और उसे अपन कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब इसका एक प्रोग्राम है वो अपन समझ लेते हैं कि किस प्रकार से एक क्लास के अंदर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले इंक्लूड, ठीक है, IO स्ट्रीम। अब यहाँ पर अपन ये प्रोग्राम किसका लिख रहे हैं वो यहाँ नाम लिख देते हैं कि लिख प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यहाँ लिख दो प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम की पहली लाइन ये, सेकेंड लाइन क्या होगी, यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्लास को डिक्लेयर, तो यहाँ लिखेंगे क्लास और फिर क्लास का नेम जैसे पॉइंट, तो ये क्लास का नेम हो गया। अब यहाँ पर क्या करना आपको, जैसे क्लास का नेम हो गया तो यहाँ पर एक ये आप नई लाइन से भी लिख सकते हैं और इसके पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने बना दिया एक मंजिला कोष्टक। फिर यहाँ पर अपने इंटीजर लिया और इंटीजर में 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए x और y। ठीक है, फिर हमने ले लिया पब्लिक पार्ट और पब्लिक के अंतर्गत हमने, अब मैंने आपको बताया थे भी आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करते थे, जैसे पब्लिक के अंदर क्लास का नाम क्या पॉइंट है तो ये लिया पॉइंट, कोष्टक बना दिया। अब जब ये कोष्टक बनाया और यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, 0 आर्ग्यूमेंट वाली कंस्ट्रक्टर है, यानी नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर जो x और y है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, x है वो 0 के इक्वल और y है वो भी 0 के इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, कोष्टक बंद करो, अब आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते वापस इसके अंदर इसी पब्लिक के अंदर जैसे सेकंड पॉइंट डिक्लेयर किया और यहाँ पर लिया इंटीजर a। अब ये जो इंटीजर a लिया है, देखो ये तो है 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और ये है 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, इसमें भी अपन एक कोष्टक बनाएंगे और x इजिकल y इजिकल टू a। ठीक है, क्योंकि 1 आर्ग्यूमेंट में ऐसे ही होगा क्योंकि इन दोनों को भी तो इक्वल करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब इसी के अंतर्गत एक और कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, तो ये लो कंस्ट्रक्टर पॉइंट, और अब ये जो 1 आर्ग्यूमेंट दिया 0 आर्ग्यूमेंट दिया, अब 2 आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर करते हैं। देखो लिखते हैं इंटीजर m कॉमा नहीं और इंटीजर n। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये क्या हो गया, 2 आर्ग्यूमेंट हो गए, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे कि x इजिकल टू m और y इजिकल टू n। ठीक है, और कोष्टक कर दीजिए बंद। तो ये सब हो गए आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर हो गए। अब ये तो था गेट डाटा वाला, अब अपन को क्या करना है, इनका वॉइड शो करना है, किसका, x और y का। तो देखो अपन आगे करते हैं इसके प्रोग्राम। तो देखो अब इसके आगे क्या है, जैसे यहाँ पर लेना वॉइड, तो ये ले लो वॉइड शो, कोष्टक बना दिया। अब अपन को क्या करना है, मंजिला कोष्टक बनाओ और सी आउट लेना है, तो यहाँ लिखो सी आउट कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा x इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कोष्टक, फिर x, फिर कोष्टक, फिर इन्वर्टेड कॉमा ऑब्लिक एन और इन्वर्टेड कॉमा से बंद और सेमीकोलन से इसको बंद करो। ऐसे कैसे, फिर क्या करना, y का लो तो सी आउट इन्वर्टेड कॉमा y इजिकल टू इन्वर्टेड कॉमा कोष्टक y कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा ऑब्लिक एन इन्वर्टेड कॉमा बंद सेमीकोलन से बंद कर दो। ठीक है, अब ये हो गया क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ से इंटीजर मैन फंक्शन लेना है, तो ये लो इंटीजर मैन फंक्शन कोष्टक बनाओ और ये मंजिला कोष्टक।
अब देखो अपन को क्या करना है कि प्रत्येक आर्ग्यूमेंट के लिए अपनी अपनी क्लास बनानी है। जैसे पॉइंट, तो पॉइंट में लिख लो P, फिर अगला पॉइंट ये लिख दो P1, ठीक है, फिर पॉइंट और ये लिख दो P2। अब ये जो P1 है, देखो ये सिर्फ P है तो ये तो क्या है, 0 आर्ग्यूमेंट। ये P1 है 1 आर्ग्यूमेंट, तो कोष्टक में लिखो जैसे 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 आर्ग्यूमेंट जाएगा। और ये 2 है तो इसका मतलब 2 आर्ग्यूमेंट, जैसे 7 और 11, तो इसका मतलब ये 2 आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा, तो P का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो अब इसको अपन क्या करते हैं, सी आउट लेते हैं। तो देखो लिखो सी आउट। अब ये किसको, पहले किसको करना है, पहले जैसे P को शो करना, तो P के लिए लिखो लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, फिर उसके बाद ऑब्लिक एन, इन्वर्टेड कॉमा बंद और सेमीकोलन बंद, फिर लिखो P डॉट शो। अब ऐसे कैसे किसके लिए लाइन लिखी जाएगी, P2 के लिए, तो वापस सी आउट, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 आर ऑब्लिक एन, इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन से बंद, फिर P1 डॉट शो। फिर क्या करना है, P1 के बाद क्या है P2, तो सी आउट कोष्टक, फिर वही लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 आर ऑब्लिक एन, इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन से बंद, ठीक है, फिर P2 डॉट शो कोष्टक बंद और यहाँ पर कर लीजिए सेमीकोलन। अब यहाँ क्या जाएगा, रिटर्न क्यों 0 और फिर उसके बाद ये कोष्टक बंद। अब ये रिटर्न 0 इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर तीनों अपनी वेरिएबल खत्म हो गई, क्योंकि हमने देखो ये तो था 0 आर्ग्यूमेंट, ये क्या था 1 आर्ग्यूमेंट और ये क्या था 2 आर्ग्यूमेंट। 0 आर्ग्यूमेंट था इसलिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा, 1 आर्ग्यूमेंट था इसका मतलब हमने एक वेरिएबल लिख ली, और 2 आर्ग्यूमेंट था इसलिए हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिख ली। कोई सी भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 5 जो मैंने लिखी, यहाँ पर आप 8 7 6 9 कुछ भी लिख सकते हो जो आपके मन में आए, ठीक है। अब ये 2 आर्ग्यूमेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप 2 आर्ग्यूमेंट को यहाँ शो कर सकते हो। अब जब इसका हमें आउटपुट मिलेगा तो जो पहले वाला आर्ग्यूमेंट का है, जैसे अब देखो पहले वाला आर्ग्यूमेंट x और y, अब इन दोनों में हमने क्या लिया था, x और y, जहां पर हमने 0 आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर किया था। कैसे किया था, देखो पॉइंट लगाया था और फिर कोष्टक और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं दी थी, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो जब आउटपुट हमें मिलेगा तो जो ये P1 का जो P का आउटपुट मिलेगा वो हमें इस प्रकार से मिलेगा कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी क्या है 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रोग्राम के अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट P1 है, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी 5, तो ये देखो ये 5। अब जब ये P1 का जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो ये मिलेगा कि x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। क्यों है, क्योंकि हमने जब 1 आर्ग्यूमेंट हमारे सामने डिक्लेयर हुआ था तो हमने ऐसी लाइन लिखी थी कि x इजिकल टू वाई इजिकल टू ए, ये लाइन लिखी थी हमने कोष्टक के अंदर, मंजिला कोष्टक या कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब जो x है वो किसके इक्वल है, y 5 के, और y भी किसके इक्वल है 5 के, क्योंकि यहाँ पर जो एक आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ डिक्लेयर किया है P1 के अंतर्गत उसकी वैल्यू हमने रखी 5। अब आप P1 की वैल्यू में जैसे 5 की जगह 8 लिख लेते तो फिर ये x की वैल्यू 8 हो जाती और y की वैल्यू भी 8 हो जाती, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप आर्ग्यूमेंट यहाँ दोगे वो आर्ग्यूमेंट इन दोनों की वैल्यू। अब हमने क्या किया था, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में क्या लिया कि यहाँ पर 2 वेरिएबल ले ली थी कि पॉइंट कोष्टक बनाया इंटीजर m फिर इंटीजर n, ये 2 आर्ग्यूमेंट लिए। अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट हमने ये लिखा कि x इजिकल टू m और y इजिकल टू n, ये लिखा था। अब इन दोनों की वेरिएबल जब हमने डिक्लेयर किए तो ये क्या बन गया P2 में हमने लिखा 7 और 11, तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 11, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारे सामने स्क्रीन को ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएगा। अब जैसे अब हमने देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ओवरलोडिंग है, इसके अंदर क्या बनाया कि एक क्लास थी सिर्फ पॉइंट, और इस क्लास के अंतर्गत हमने अलग अलग प्रकार से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया। अब पहला जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, नो आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सेकेंड क्लास के अंदर जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया वो क्या था, वन स्ट्रक्चर वन आर्ग्यूमेंट, यानी इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा। और थर्ड नंबर पे हमने जो डिक्लेयर किया वो टू आर्ग्यूमेंट, यानी इसके अंतर्गत दो आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसका मतलब एक ही नाम की क्लास है और उस क्लास के अंदर एक से अधिक आर्ग्यूमेंट या एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के साथ में अपन एक कुछ और है वो पढ़ लेते हैं कि आगे क्या है। आगे ये है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर, यानी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर ये कहता है कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यानी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर, आर्ग्यूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जैसे अपन में पहली बात ये है कि कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेता है। जैसे कोई कंस्ट्रक्टर अपन दे रहे हैं, जैसे मान लो अपने पॉइंट नाम की एक क्लास बनाई थी, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट दिए थे, जैसे इंटीजर ए और फिर इंटीजर बी। अब ये तो हमने जैसे एक नॉर्मल टू आर्ग्यूमेंट दिया और ये कंस्ट्रक्टर बना। लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि जब अपन ये डिक्लेयर करते हैं आर्ग्यूमेंट, तो इस आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि एक आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है जो डिफॉल्ट लेता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि हमेशा वो लेफ्ट राइट साइड से डिफॉल्ट लेना स्टार्ट करेगा, यानी राइट टू लेफ्ट जाएगा। पहली बात ये ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट जाएगा। राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लास्ट वाली जो वेरिएबल होगी या लास्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा और इसकी हमेशा वैल्यू क्या रखी जाएगी, जीरो। तो जैसे किस प्रकार से डिफॉल्ट देंगे, तो पॉइंट इंटीजर ए फिर इंटीजर बी इज इक्वल टू जीरो। तो अब जब तक यहाँ पर कोई नई वैल्यू अपन नहीं देंगे तब तक बी की तो वैल्यू क्या हो रहेगी, जीरो। ठीक है, तो ये समझ गए कि डिफॉल्ट में क्या होगा कि सबसे पहले जब भी कोई आर्ग्यूमेंट है वो डिफॉल्ट वैल्यू लेती है, और ये डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमेशा शून्य रहती है। और ये लेती कैसी है, राइट टू लेफ्ट, यानी जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, अब देखो सेकंड बात इसकी ये है कि जब इसकी वैल्यू अपने यहाँ पर जीरो दे दी तो अगला जो अपने पास रह गया पॉइंट इंटीजर ए, और यहाँ पर जैसे मान लो इंटीजर ए जो रह गया वो हमने यहाँ लिख दिया पॉइंट की वैल्यू पी है और पी में हमने लिख दिया 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 5 है। सीधी सी बात है, क्योंकि बी तो डिफॉल्ट ले रहा है। अब डिफॉल्ट कौन नहीं ले रहा, ए नहीं ले रहा, तो ए की वैल्यू क्या, 5 आ गई। अब हमें जैसे एग्जाम्पल में दूसरी पॉइंट लिखा, जैसे पॉइंट और पी में लिखा कि 5,11 या फिर 7,11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 11 है वो बी की वैल्यू है और ये 7 है वो ए की वैल्यू है। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने कहा था डिफॉल्ट है जीरो है, तो ये जीरो कब तक है, जब तक कोई व्यक्ति या यूजर कोई दूसरी वैल्यू इसको इनपुट नहीं करवाता। जैसे ही अगर दूसरी वैल्यू इसको इनपुट करवाएगा, तो इनपुट करवाते ही वो क्या करेगा कि जो कंस्ट्रक्टर है उस कंस्ट्रक्टर में क्या कर देगा, जो वास्तविक पैरामीटर दिए है उस वास्तविक पैरामीटर जैसे मान लो यहाँ पर 11 देती है, तो 11 क्या करेगा, इस जीरो को ओवरलोड कर लेगा, ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड करने का मतलब है कि इस जीरो के हटाकर यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं एक बार अपन समझ लेते हैं। तो देखो, कंस्ट्रक्टर कैन टेक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यानी ये कंस्ट्रक्टर है वो एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले सकता है। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी बता दिया कि इंटीजर
ए और इंटीजर बी। अब ये क्या, जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेता है ये हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो नोटिस दिस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आर गिव राइट टू लेफ्ट। तो ध्यान दें कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो दायां से बायां दिए जाते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट साइड से, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्टेटमेंट जैसे पॉइंट P5। अब ये जो 5 है वो किसकी, ए की वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट था वो, अब देखो जैसे अपन यहाँ पर क्या करते थे, एक डिक्लेयर करते थे इंटीजर x और इंटीजर y। फिर अपन यहाँ पर इस प्रकार से पॉइंट को डिक्लेयर करते थे और पॉइंट में लिखते थे इंटीजर a फिर इंटीजर b, और b की जो डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 है। तो अब देखो कि जब b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर x वो इजिकल टू हो जाएगा a और y इजिकल टू हो जाएगा 0। लेकिन ये कब तक हो रहा है कि जब तक उसकी वैल्यू अपन इनपुट नहीं करवाते। लेकिन फिर हम इंटीजर मैन फंक्शन के अंदर पॉइंट लिखते थे और पॉइंट में लिखते थे p। अब यहाँ पर जैसे P5 लिख दिया तो इसका मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट, वन आर्ग्यूमेंट है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की। लेकिन हमने सेकेंड नंबर पे क्या लिखा कि पॉइंट p बराबर 7,11। तो अब क्या हुआ कि ये सेकंड वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू b की भी आ गई और a की भी आ गई। तो a की जो 5 थी वो वैल्यू क्या करेगी, हटकर 7 हो जाएगी, और b की जो वैल्यू 0 है वो हटकर क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू वेरिएबल हमने दी है ये एक प्रकार की एक्चुअल पैरामीटर है। अब एक्चुअल पैरामीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू थी वो डिफॉल्ट को ये ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड करने का मतलब है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो डिफॉल्ट वैल्यू हटकर ये न्यू वैल्यू जो एक्चुअल पैरामीटर के द्वारा दी गई ये वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, तो अब इट साइन a to 5 to a एंड 0 to b बाय डिफॉल्ट। तो ये जो b की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये किसके द्वारा हो रही है, डिफॉल्ट के द्वारा। फिर स्टेटमेंट नंबर देखो सेकंड, थर्ड नंबर देखो पॉइंट 7 और 11। तो ये 7 है वो a की वैल्यू और 11 है वो b की वैल्यू। तो देखो असाइन 7 to a एंड 11 to b बिकॉज व्हेन रियल पैरामीटर आर गिवन देन दे ओवरराइड द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और ये क्या करता है कि जो डिफॉल्ट रियल पैरामीटर होता है, वास्तविक पैरामीटर दिए गए हो, तो तब जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको ये क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। तो देखो ए को 7 वैल्यू असाइन करता है और बी को 11, क्योंकि जब वास्तविक पैरामीटर दिए गए हो तब ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्ट का डायनामिक इनिशियलाइजेशन, या फिर जिसे अपन कह सकते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डायनामिक में मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को जब अपन इनिशियलाइज वैल्यू देते हैं तो ये वैल्यू हमेशा रन टाइम में दी जाएगी। कि जब अपन प्रोग्राम को रन करेंगे और रन टाइम में जो भी वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू को अपन ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का डायनामिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब डायनामिक में इनिशियलाइजेशन का फायदा ये होता है कि इसके अंतर्गत जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के द्वारा दे सकते हैं। हम जितने भी इनपुट हैं वो सब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के द्वारा दे सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या था कि एक ही क्लास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्ग्यूमेंट होना, वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाते थे। तो इसके अंतर्गत इसका बेनिफिट यही है कि ऑब्जेक्ट की जब इनिशियल वैल्यू है वो हमेशा रन टाइम में दी जाती है, और रन टाइम इसलिए दी जाती है कि इसका जो डायनामिक इनिशियलाइजेशन ये इसको फायदा होता है। इसका बेनिफिट ये है कि विभिन्न प्रकार के जो अपन एक ही क्लास के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट देते थे उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। और एक ही क्लास के अंतर्गत एक से अधिक आर्ग्यूमेंट देना वो किसके माध्यम से संभव था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के माध्यम से ही संभव है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अपन उसको ऑब्जेक्ट का जब इनिशियलाइज करेंगे तो वो सिर्फ रन टाइम में ही संभव है। रन टाइम का मतलब जब प्रोग्राम को अपन कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, देखो इनिशियल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी गिवन एट रन टाइम, यानी इसकी जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू है वो हमेशा अपन को रन टाइम में ही
दी जाती है। अब ये कह रहा है बेनिफिट ऑफ डायनामिक इनिशियलाइजेशन इन दिस वी कैन गिव वॉरियस टाइप ऑफ इनपुट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और विभिन्न प्रकार के जो इनपुट हैं वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू रन टाइम पर ही दी जा सकती है। डायनामिक इनिशियलाइजेशन का फायदा यह है कि हम विभिन्न प्रकार के इनपुट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के द्वारा दे सकते हैं। अब इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वो अपन किसके द्वारा दे सकते हैं, जो अपन कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग प्रकार के जो अपन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना हो तो फिर ये कब संभव है, रन टाइम के द्वारा ही संभव है। अब इसका एक प्रोग्राम समझ लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम समझना है तो प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं। तो लिखते हैं कि प्रोग्राम ऑफ किसका है, डायनामिक, तो यहाँ लिख देते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे कि इसका प्रोग्राम हमने लिखना स्टार्ट करा है तो सबसे पहले एस इंक्लूड, फिर इसके बाद आईओ स्ट्रीम, फिर हमने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब इसके अंतर्गत हमने क्लास डिक्लेयर कर दी, जैसे क्लास। अब क्लास का नाम जो हमने रखा वो एक प्रकार का लिखा जैसे शेप। अब हमने शेप नाम की क्लास डिक्लेयर की। अब यहाँ पर कोष्टक बनाया और यहाँ लिखा फ्लॉट। अब फ्लॉट के अंतर्गत एक में लिखा लेंथ और एक में लिखा ब्रीड्थ। अब ये जो शेप नाम की जो हमने क्लास डिक्लेयर की है तो इसका मतलब हमें क्या हो गया कि एक तो हमें लेंथ और ब्रीड्थ, जैसे शेप में यानी जैसे अपन ये कह सकते हैं कि एक तो हमें ज्ञात करना है रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि वो भी कैसे बनती है, शेप से बनती है। फिर हमने एक हमें ज्ञात करना है सर्कल का क्षेत्रफल, जिसे अपन ये कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक शेप बनता है। शेप कैसे बन सकता है, जैसे मान लो एक शेप बनेगा सर्कल का। ठीक है, शेप कैसे बनेगा, अब शेप यही तो बनेगा ना, जैसे एक तो बनता है सर्कल तो ये भी शेप के अंतर्गत आ जाएगा, एक बनता है इसका रेक्टेंगल तो ये किसके अंतर्गत आएगा, शेप के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए हमने यहाँ पर शेप नाम की डिक्लेयर कर दी। फिर अगला लिया हमने वापस प्लॉट, और इस प्लॉट के अंदर हमने लिखा रेडियस, यानी इसलिए त्रिज्या के लिए। और फिर वापस प्लॉट लिया और इस प्लॉट में हमने लिया एरिया। ठीक है, अब इसमें करते हैं पब्लिक। अब पब्लिक लिया, अब पब्लिक में लिखा हमने एक प्रकार के जैसे शेप नाम की क्लास, और इसके अंदर हमने कोष्टक बनाया और कोष्टक के बाद ही मंझला कोष्टक। अब हमें यहाँ क्या करना है कि जैसे शेप में आपको क्या देना है। ठीक है, तो जैसे शेप में अपन यहाँ पर देंगे एक प्रकार का, जैसे प्लॉटर इसमें रेडियस का आर का है तो यहाँ लिखेंगे शेप और फिर वही कोष्टक, और यहाँ पर लिखेंगे प्लॉट और प्लॉट में रेडियस की जगह लिख देंगे आर, कोष्टक करेंगे बंद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मंझला कोष्टक बना देंगे। अब ये लाइन जैसे यहाँ वाली लाइन है वो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे कि रेडियस किसकी इक्वल हो जाएगा, आर के। अब ज्ञात क्या करना है, एरिया, तो ये लिख दीजिए एरिया इज इक्वल टू 3.1, ये 22/7, यानी जिसे अपन इसका क्षेत्रफल क्या था, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर का 22/7। ठीक है, तो ये हो गया 3.1 इंटू आर। ठीक है, इसको बंद करो और ये कोष्टक बंद करो। अब अगला शेप है तो वापस देख लीजिए, यहाँ पर लिखिए शेप, और शेप में जैसे सेकंड नंबर पे क्या है, लेंथ और ब्रीड्थ, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लॉट एल कॉमा प्लॉट बी। ठीक है, फिर वापस क्या करना है, ये कोष्टक बनाओ और यहाँ पर क्या लिखना है कि लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एल के, और ब्रीड्थ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी के।
ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, एरिया, तो यहाँ लिख दीजिए एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ, ठीक है। और ये कोष्टक कर दीजिए यहाँ पर बंद। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन को क्या करना है, डिस्प्ले पर लेना है, तो वो कोष्टक हो गया तो बंद। अब यहाँ लिख देते हैं वॉइड डिस्प्ले या वॉइड शो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर कोष्टक बनाओ। अब इनके लिए अपन सी आउट लिखते हैं, कोष्टक सी आउट। अब सी आउट में आपको ज्ञात क्या करना है, एरिया, तो इज इक्वल टू एरिया, फिर इक्वल, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर वापस एरिया, और फिर वापस कोष्टक बंद, सेमीकोलन और ऑब्लिक एन, इन्वर्टेड कॉमा बंद और सेमीकोलन। अब ये कोष्टक बंद कर दीजिए और ये कोष्टक बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर लिया जाएगा इंटीजर मैन फंक्शन, ठीक है। फिर कोष्टक शुरुआत करते हैं। अब इंटीजर और मैन फंक्शन लिया तो फिर अपन यहाँ डिक्लेयर करते हैं जैसे शेप। अब शेप में हम डिक्लेयर करेंगे क्या क्या, तो ये जो अब यहाँ पर आता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो ये कहता है कि इसको हमेशा रन टाइम इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ शेप में लिखते हैं क्या, एक तो सर्कल और एक लिखा जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। अब फ्लॉट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ये डाटा टाइप है। अब फ्लॉट के अंदर जैसे R, L, B, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा जाएगा कि एंटर द रेडियस, तो यहाँ पर सी आउट क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन को इनपुट करवाना है किसको, यूजर को। तो यहाँ लिख दीजिए सी आउट एंटर द रेडियस, ठीक है, ऑफ सर्कल, तो यहाँ सर्कल, फिर ऑब्लिक एन, इन्वर्टेड कॉमा और सेमीकोलन से बंद। अब सी इन लिखो यहाँ पर और कोष्टक बनाओ और लिखो यहाँ आर। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सर्कल इज इक्वल टू, अब ये शेप है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, शेप, और यहाँ पर कोष्टक बनाओ और यहाँ लिखो आर, ठीक है। ये तो हो गया। अब अपन को क्या लिखना है, सेकंड लाइन क्या लिखना है, लेंथ किसकी लेनी है, लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की, तो यहाँ लिखो सी आउट और यहाँ लिखो एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा से बंद और सेमीकोलन बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर लिख दीजिए सी इन और भी एल, फिर वापस कोष्टक और फिर बी, ठीक है। अब इसी के अंदर को वही बात लिखनी है अपन को, सर्कल की जगह क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल, फिर इक्वल, फिर शेप, और यहाँ पर एल, बी और सेमीकोलन से कर दो बंद। ये हो गए। अब अपन को क्या करना है, अब इन दोनों के एरिया को ही अपन को डिस्प्ले पर करना है, तो यहाँ लिख दीजिए सी आउट। अब क्या लिखा जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल ऑब्लिक एन, इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन से बंद। अब सर्कल को क्या करेंगे, डिस्प्ले पे, तो डॉट डिस्प्ले, कोष्टक बंद। फिर अपन को क्या करना है, वापस सी आउट, ये लो सी आउट सेकेंड नंबर पे, फिर यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल की जगह लिखे देंगे रेक्टेंगल, फिर ऑब्लिक एंड, इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन से बंद, और फिर सर्कल की जगह लिखा जाएगा रेक्टेंगल और डॉट लगेंगे और यहाँ लिख जाएगा डिस्प्ले, कोष्टक बंद, सेमीकोलन बंद, ठीक है। अब यहाँ का जो रिटर्न है वो क्या जाएगा, 0, और ये जो मंझला कोष्टक है वो कर दीजिए बंद। इसी के साथ ये प्रोग्राम हो जाता है पूरा, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो रहा है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।